बच्चा गिरा है तो उसको कैसे निकाला जाए। बच्चे मर जाते हैं क्योंकि 80-90 फीट 150 फीट गड्ढे में बच्चा गिरेगा। हाँ। तो और फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि उसको निकाले कैसे। प्रॉब्लम्स तो मोस्टली मतलब अगर आप कुछ भी काम करो तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर इसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम्स कोई नहीं आई हैं। शूट होने के 2 दिन पहले तक भोपाल में इतनी बारिश हो रही थी, जहाँ पे हमें ग्राउंड मिला था जहाँ ये पूरा होने वाला था, वहाँ पे इतना पानी भरा था, कीचड़ थी, मतलब आप पैर रखोगे आपका पैर अंदर धंस जाएगा। मीडिया हमारी फिल्म के अंदर हीरो है। पहली चीज़, अटेंशन हमारी फिल्म में मीडिया का मिला है, तब जाके हम इस फिल्म को एक अलग स्केल पे लेके गए। मैंने क्या किया था, मैंने दूसरी फिल्मों के सॉन्ग्स को शूट कर लिया था इस फिल्म के अंदर। इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। पहली चीज़ कि इमेजिन नहीं कर सकते। इसी पोस्टर पे किसी ने एडिट करके शाहरुख खान का एक पोस्टर डाला हुआ था फिल्म के अंदर। चैलेंजेस बस यही था कि टारगेट सेट किया हुआ था हमने कि हम 8 से 10 दिन के अंदर फिल्म कंप्लीट करेंगे। आए दिन हमारे देश में कई बातें की जाती हैं कि लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों को ये अचीवमेंट मिला, लड़कियों को वो अचीवमेंट मिला, लेकिन हमारे सामने जब ऐसी मूवीज़ आती हैं गोरैया लाइफ जैसी, तो शायद एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वही क्वेश्चन मार्क पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कास्ट मौजूद है, डायरेक्टर खुद ब खुद यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। तो सर, वेलकम टू ENT लाइव, ABP लाइव में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं, एंड थैंक यू हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। ओके सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आइडिया कैसे आया आपको गोरैया लाइफ का। फर्स्ट ऑफ ऑल द टाइटल इज़ वेरी यूनिक। फिल्म का आइडिया अलग तरीके से आया था एंड टाइटल का अलग से आया था। क्योंकि कैरेक्टर का नाम हमारा गोरैया था, तो उससे फिल्म का टाइटल हुआ। एंड फिल्म का प्रिंस नाम का एक बच्चा जब बोरवेल में गिरा था, आपको याद होगा, करीब 10-15 साल पुरानी कहानी है। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था, तो वहाँ से क्रिएट किया गया था आइडिया। तो ये एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, आप बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स जो होते रहते हैं। ऑन डेटा रिकॉर्ड अराउंड 2000 से 2500 तक बच्चे बोरवेल में गिरने की वजह से मर जाते हैं जी, ऑन एवरेज पर मंथली। तो वहाँ से वो जो आइडिया था वहाँ से क्रिएट किया गया फिर। क्योंकि प्रिंस के पहले भी कई बच्चे गिरे हैं और प्रिंस के गिरने के बाद की भी बहुत सारी घटनाएं हैं। अभी रिसेंटली भी 2 बच्चे 1 मंथ पहले गिरे थे और वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए। लेकिन प्रिंस उनमें से मोस्ट फेमस है क्योंकि हाँ, उसकी स्टोरी काफ़ी अलग थी और काफ़ी टाइम तक वो स्ट्रगल रहा था उसका रीज़न उसकी स्टोरी फेमस होने का रीज़न सिर्फ ये था कि उस टाइम पे मीडिया एक्टिव हो गया था और उसको मीडिया की वजह से बचा पाए थे। नहीं तो अगर मीडिया उस टाइम पे एक्टिव नहीं हुआ होता तो शायद प्रिंस भी जिंदा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे मीडिया नहीं पहुँच पाता है या शासन प्रशासन लोगों तक नहीं पहुँच पाते हैं कि बच्चा गिरा है तो उसको कैसे निकाला जाए। बच्चे मर जाते हैं क्योंकि 80-90 फीट 150 फीट गड्ढे में बच्चा गिरेगा। तो और फिगर आउट करने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि उसको निकाले कैसे। बट जैसे आजकल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हर एक चीज़ों में कि ऑडियंस के सामने रखने के लिए, पब्लिक के सामने रखने के लिए, तो मीडिया के थ्रू ही सब चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो हमने कोशिश की उसको करने की। मतलब ओवरऑल इस मूवी के रेफरेंस से आप सारे उन मुद्दों को उठाने वाले हैं जिस पे सरकार शायद ध्यान नहीं दे रही है और मीडिया का अटेंशन भी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है। मीडिया हमारी फिल्म के अंदर हीरो है। पहली चीज़, अटेंशन हमारी फिल्म में मीडिया का मिला है, तब जाके हम इस फिल्म को एक अलग स्केल पे लेके गए हैं। हमारी फिल्म के अंदर मीडिया की वजह से ही ये पूरा स्क्रीन प्ले क्रिएट हुआ। एंड बाकी कोई दूसरे मुद्दे नहीं है हमारी फिल्म के अंदर। हमारी फिल्म का मुद्दा सिर्फ गोरैया है और वो बोरवेल में गिरा है और उसको कैसे कमर्शियली आप देखेंगे फिल्म के अंदर, बस उसी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने उस क्राफ्ट के ऊपर काम किया है। नाम कैसे चूज़ किया गोरैया? क्यों? क्योंकि गोरैया गायब हो चुकी है हर तरफ से। एक्चुअली जब बच्चा हमारा खो जाता है, हमारी गोरैया खो जाती है, तो जब वो मीडिया के थ्रू फर्स्ट टाइम लाइव होती है तो गोरैया लाइव टाइटल वहीं से आया था। ओके, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा आदा? आपने क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है और आपको शूटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आई है? प्रॉब्लम्स तो मोस्टली मतलब अगर आप कुछ भी काम करो तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, पर इसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम्स कोई नहीं आई हैं। so mature. एंड इसमें ऐसा था कि हमारे बहुत सारे यूनिक सीन्स थे और यहाँ पे मुझे इस मूवी में बस एक चैलेंजिंग था जो थी इसकी भाषा। एक्चुअली ये अवधी भाषा में है, तो बाकी मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं और भी बच्चे एक्टिंग करते हैं, तो वो डॉल वाले, क्यूट वाले, बहुत सारे रोल सब कर सकते हैं। पर जो मतलब ऐसे पुअर फैमिली के होते हैं, गरीब बच्चों के,
तो वो करने में बहुत मुश्किल होती है। पर मैंने ऐसे बहुत और भी रोल्स कर चुके हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड मैं ये बिल्डर से कहना चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ करो, मतलब अगर आप बोरवेल खुदवाते हो ना, तो आप उससे, अगर आपको उसमें नेक्स्ट डे वर्क करना है, तो आप उससे कुछ आपके उसके लिए सेफ्टी रखो, क्योंकि कितने एनिमल्स और कितने सारे और बच्चे उसमें गिर जाते हैं। एंड उनके तो कुछ बच्चों के तो माँ बाप को पता चल जाता है वो गिरे हैं, कुछ को तो पता ही नहीं चलता, वो सोचते हैं कि कहीं वो चले गए। एक्चुअली ये सच में भी जब कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो कई आस तो इसमें निकल जाते हैं कि बच्चा गया कहाँ, नहीं पता चल पाता। और इसके बाद सारे तब के जितने भी डिपार्टमेंट है वो हरकत में आते हैं मीडिया के बाद ही। तो हमने अभी जैसे इन्होंने कहा था कि हमारी फिल्म में हीरो जो है वो मीडिया है, क्योंकि मीडिया के बाद ही सारे डिपार्टमेंट फटाफट हरकत में आते हैं और रेस्क्यू में फिर थोड़ा टाइम फिर कम लिया जाता है। एग्जैक्टली। गैब्रियल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी शूटिंग के टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स 30 घंटे का सफ़र आपने दिखाया है कि वो उसमें है और जो सर्वाइवल स्टोरी है उसकी वो अलग है। शूटिंग में किस तरह से आपने वो उसको इम्प्लीमेंट किया है, क्या चैलेंजेस थे? चैलेंजेस बस यही था कि टारगेट सेट किया हुआ था हमने कि हम 8 से 10 दिन के अंदर फिल्म कंप्लीट करेंगे विद 600 आर्टिस्ट, यस, 32 स्टार कास्ट आर्टिस्ट, मतलब सपोर्टिंग आर्टिस्ट, जूनियर आर्टिस्ट सॉरी, एंड 30 से 32 स्टार कास्ट हो गया। हाँ। फिर 4 गाने हो गए शूट करने के लिए। ठीक है, तो जब हम बात करते थे ऐसा करेंगे तो पॉसिबल नहीं लगता था कि ऐसा कर पाएंगे, तो मैंने बताया ही नहीं था किसी को कि मैं ऐसा करने इवन हम लोगों को भी, इवन मैंने पूरी किसी टीम मेंबर को मैंने बताया भी नहीं था कि मैं एक कमर्शियल सिनेमा बनाने जा रहा हूँ और इस तरीके से सब प्रेजेंट होगा। 1-2 लोग थे जिनको सिर्फ ये आइडिया था कि कुछ हो रहा है ऐसा बस। सबसे अच्छी बात ये थी कि उस टाइम जब हम शूट कर रहे थे फिल्म को, तो वो जो हमारी एनर्जी थी सब लोगों की टुवर्ड्स मेकिंग द फिल्म, वो एकदम से शिफ्ट हुई और हमने शायद ही 12 घंटे के अलावा 13वें घंटे में गए थे शेड्यूल शूट करने के लिए। हम 12 घंटे ही शूट कर रहे थे फिल्म को एंड 8 डेज में कंप्लीट किया है। तो वो जो एनर्जी थी पूरी टीम की, प्रोड्यूसर्स की, मेरी डायरेक्शन टीम की, मेरी डीओपी, म्यूज़िक डायरेक्टर भी ऑन सेट पे थे, राइटर सीमा जी, ये खुद एक्ट्रेस भी, एक्टिंग भी किया इन्होंने फिल्म के अंदर, एंड मेरी डायरेक्शन टीम वापस बोलूँगा क्योंकि उनके बिना पॉसिबल ही नहीं था ये काम पूरा कंप्लीट करना। जो असिस्टेंट्स होते हैं, 8-10 असिस्टेंट्स होते हैं, वो आप एक डायरेक्टर को आगे लेके जा रहे होते हैं। बेशक उनको असिस्टेंट बोला जाता है लेकिन उनका काम वो नहीं होता। डायरेक्टर तो सिर्फ डिसीजन लेता है क्रिएटिव। तो उन सब चीज़ों की वजह से हम लोग ये टारगेट अचीव कर पाए। अच्छा, मैं आप पे आऊँगी सीमा जी। जिस तरह से आपने मूवी में गाने लिखे हैं, ऑफ कोर्स एक थॉट प्रोसेस होता है जब भी एक लिरिसिस्ट गाने लिखता है, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस था? आपने गाने किस एनवायरनमेंट में लिखे हैं, क्या सोच के साथ लिखे हैं, वो मैं जानना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फिल्म में पहले हमने गाने का सोचा नहीं था और फिल्म हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिल्म का एक आपने बाद में लिखे हैं? नहीं, सीन ये हुआ था एक्चुअली, सॉरी जी मुद्दा ही हुआ था उस टाइम पे। हम गाने का मैंने क्या किया था, मैंने दूसरी फिल्मों के सॉन्ग्स को शूट कर लिया था इस फिल्म के अंदर। फिर सेम बीट पे सीमा ने एक सॉन्ग किया था, 2 सॉन्ग किए थे। तो सीमा ने उसी मतलब उसी रिदम पे, रिदम मतलब नहीं बोलेंगे, एक जैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में 4/4/7/8 पैटर्न पे सॉन्ग्स बनते हैं। तो वो जो रिदम पे होता है, बीपीएम रिदम, उन पे तो उसी रिदम पे गाने क्रिएट किए गए। शूट पहले किया गया था, बाद में इसको पोस्ट में डाला गया। गाने बाद में हमने बनाए और गानों का ये था कि क्योंकि हम सारे सीन से वाकिफ़ थे और हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्टिंग भी करी है और लिखा भी है, तो पता था कि क्या डेप्थ है। तो गाने लिखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर थे हम। नो डाउट सीमा जी इंडस्ट्री की वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिसिस्ट रही हैं, चाहे वो लंका हो जिसके लिए इनको रेडियो मिर्ची मिला था, बेल बॉटम एंड कमले वगैरह। तो राइटिंग में तो कोई टेंशन था ही नहीं हम लोगों के लिए। मतलब आप बिल्कुल चिल थे कि मैंने हाँ, आज तक उनके भरोसे छोड़ दिया आज तक तो हम लोग काफ़ी और भी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन आज तक मैंने सीमा जी के लिरिक्स पे मैंने डिसीजन लिया ही, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं पढ़ के दूँ। वो सीधा वो लिखती हैं, उसके बाद कंपोजिशन ही होती है उसके ऊपर, लेकिन वो वाइब्रेशंस जो हैं आपके सिनेमा को लेके, अपने कंटेंट को लेके, वो एक टीम ही फील कर पाती है। जैसे मेरे असिस्टेंट्स को पता है, मेरे डीओपीज़ को पता है, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स को पता है कि मैं किस तरीके का किस क्राफ्ट पे काम करना चाहता हूँ या मैं कर रहा हूँ, तो वो ट्रस्ट। लेकिन ये ना इनका बड़कपन है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, इन्होंने सेट पे सारे आर्टिस्ट को इतना फ्री छोड़ा था
इवन हमको सीन्स के बारे में हम लोगों ने सीन्स जब आते थे सेट पे तो ये बोलते थे अपने हिसाब से आप करो, तो वो जो आर्टिस्ट को फ्रीडम मिलना चाहिए जो सब जगह नहीं मिलती है, वो इन्होंने जो सब भी इम्प्लीमेंट करना है आप वो कर सकते हो। और मतलब सर ने बोला ना कि 8 डेज में मूवी हमारी कंप्लीट हो गई, तो 8 डेज में मतलब जब आप सुनते हो ना कि 8 डेज में कंप्लीट हो गई तो बहुत हेडेक हुआ होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हुआ होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब सर ने तो हमें एकदम फ्री दिया था कि आपको जो इम्प्लीमेंट करना है करो, एकदम आराम से बहुत वैसे बहुत कुछ हुआ था, आधा को क्या है ना कि अनुराग कश्यप जी की ना एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो उन्होंने मतलब मीडिया में बोली हैं, जो जिनसे बहुत सारे मेकर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनका जो पैटर्न है फिल्म बनाने का और जो जैसे कुछ बताना चाहेंगे आपने? जैसे एक उनका एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर के लिए बोला था, एंड उसमें नवाज सर एंड मनोज जी भी थे उस इंटरव्यू में। उन्होंने बोला था कि किस तरीके से आप सेट पे एक्टर को फ्रीडम दोगे तो आपका आउटपुट दे पाएगा। मैंने बस सिर्फ उसी रेफरेंस पॉइंट को लेके इस फिल्म को क्रिएट किया है, और मेरा दूसरा कोई रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। और मैंने अपने एक्टर्स को उसी तरीके से उस फ्रीडम दे के चलो ठीक है बट ट्राई मार के देखते हैं जो अनुराग सर ने बोला हुआ है उस तरीके से जा पाएगा। डेफिनेटली अनुराग सर ये देख के बहुत खुश होने वाले हैं अभी कि आपने ये इतनी सुंदर पिक्चर बनाई है और उनका रेफरेंस लेके कि वो उन्होंने जो बात बोली उनको रख के। अच्छा, मैं अदा से पूछना चाहूँगी, जब आपके पास ये मूवी आई आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? जैसे मैंने बताया कि बाकी मतलब मेरे पास और भी मूवीज़ आ चुकी है टाइप्स ऑफ लाइक दिस, कि मतलब मैंने गवर्नमेंट आर्ट्स करे जो ऐसी विलेज के हैं एंड सीरियल्स, वेब सीरीज़, तो ये भी उस टाइप में था, पर ये सबसे अलग हटके था कि इसमें मैंने मतलब पहले मेरे पास जब ये मूवी आई तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, देन मैंने गूगल करा कि मतलब ये चीज़ें होती कैसे, क्योंकि जब भी आप कुछ करो ना तो फिर उसके बारे में थोड़ी जानना चाहिए। तो मैंने गूगल पे किया तो फिर मुझे वहाँ पे बहुत सारे बच्चों की न्यूज़ेस आई, बहुत सारी चीज़ें आई, तो कि मतलब मोस्टली एमपी में इतने बच्चे मतलब बोरवेल में गिर जाते हैं, उनमें से कुछ ही बस निकल पाते हैं, कुछ को किसी के तो पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता कि हमारा बच्चा बोरवेल में गिर गया है। तो ये है। और जब भी मैं सेट पे जाती थी तो ऐसा रहता था कि मैं भूल जाती थी कि मैं अदा सिंह हूँ, मैं जो गौरैया है उसके कैरेक्टर में चले जाती थी, है ना। एंड वहाँ पे सब किसी को मेरा नाम नहीं पता था, वहाँ सब मुझे गौरैया ही बुलाते थे। अभी भी तुम्हें गौरैया ही बुलाते हैं सब। अभी भी आपको गौरैया ही बुलाएंगे? अच्छा, वहाँ आपके कोई फ्रेंड्स बने हैं या आपने लोगों से आप मिले हो जो सच में उनके साथ ये चीज़ हुई हो? मतलब वहाँ पे लोगों से तो वहाँ पे इतना मतलब हमने वहाँ पे खुद ही मतलब वो बनाया था, बट वहाँ पे मैं लोगों से तो नहीं मिली, पर बहुत सारे जो सीनियर्स थे तो वो आए, फ़ोटोज़ खिंचवाई एंड तो और जो हमारे एक और है एक जिसने मेरे भाई का रोल किया है, हम लोग बहुत सारे प्रैंक्स करते थे, और गैब्रियल सर और हमारे जो प्रोड्यूसर है वो भी प्रैंक्स करते थे, बहुत बहुत अच्छा। एक कैरेक्टर है छोटू का फिल्म के अंदर, आरव जो छोटे भाई का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, तो उसकी बात थे, तो हम बातें करते रहते थे। एंड जिनने ये म्यूजिक पे डांस किया है एक हैं, तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, एंड सबसे ज़्यादा मेरी सीमा जी के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी। ओके, सो सीमा जी, मैं आपसे और गैब्रियल सर आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह की ये फिल्म है, ऑफ कोर्स बॉलीवुड में हम बहुत कम ऐसी मूवीज़ देखते हैं, बॉलीवुड में ये मूवीज़ नहीं आती हैं क्योंकि छोटे मुद्दों पर नहीं आती, क्योंकि थिएटर मांग रहा है पठान, टाइगर, वॉर 2, ये वाली मूवीज ज़्यादा थिएटर पे चलती है। एक सेकंड मैं इस बात बोलना चाहता हूँ, थिएटर नहीं मांग रहा है, ना ही ऑडियंस मांग रही है। ओके, हाँ, तो आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से कंतारा हो गई, तुम्बाड़ हो गई, केजीएफ हो गई। केजीएफ भी एक अलग तरीके का सिनेमा क्रिएट हुआ था। एक फिल्म आई थी चार्ली 777 आई थी, एक कुत्ते को लेके एक फिल्म बनाई गई थी जिसमें कुत्ता लीड था। तो मैं उसको समझता हूँ कि ऑडियंस हीरोइज्म नहीं, ऑडियंस को कंटेंट चाहिए, और कंटेंट के साथ अगर आप कमर्शियली कुछ दिखाना चाहते हैं, कमर्शियली उसका ट्रीटमेंट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया कैरेक्टर का, तो ऑडियंस उससे रिलेट कर पाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी फिल्म हैं जो शायद OTT पे ज़्यादा वर्क कर गई हैं और थिएटर पे नहीं कर पाई हैं, तो उस पे क्या कहेंगे फिर आप? अच्छी रिलीज नहीं करते कॉर्पोरेट, और आप उन सारी फिल्मों का आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा। अच्छी रिलीज से क्या मतलब? अच्छी रिलीज मैं बताता हूँ, उन जो आप बात कर रही हैं जिस फिल्म के बारे में, जिन फिल्मों के बारे में मुझे पता है, उनमें क्या होता है कि जो मेकर्स होते हैं ना, आउटसाइडर्स होते हैं, उनको प्रेजेंटर नहीं मिलता, उनको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता। अब स्टार किड्स के लिए क्या होता है, उनको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है, प्रेजेंटर मिल जाता है, फिर उसकी अच्छी रिलीज आती है, लेकिन OTT पे जाने के बाद फ्लॉप हो जाती है। अब जो
जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है उनकी फिल्में जब OTT पे जाती है तब परफॉर्म करती है, तब लोगों को लगता है हाँ यार इस फिल्म अच्छी थी। अभी जैसे फॉर एग्जांपल फाइटर का लेते हैं, इतने अच्छे स्केल पे एरियल सिनेमेटोग्राफी के साथ फिल्म शूट किया गया, ऑडियंस को क्यों नहीं अच्छी लगी? बातें तो डंकी को लेके भी हो रही हैं जी। उसमें इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी साहब, शाहरुख खान के साहब के बारे में मतलब मैं बोल भी नहीं सकता कुछ ऐसा कि मतलब इतने बड़े नाम के साथ क्यों नहीं हिट हुई, क्योंकि कंटेंट जो है ना, आप ऑडियंस को नहीं परोसोगे तो नहीं खाएंगे वो। तो आपके हिसाब से ये वाला कंटेंट जो आप मूवी ला रहे हैं, जिस मुद्दे पर ला रहे हैं, हाँ। इसमें अगर हम ऑडियंस की बात करें तो आपको लग रहा है क्या वो शाहरुख खान, सलमान, आमिर इनको इमेजिन नहीं कर सकती है इस कंटेंट के साथ? इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती, पहली चीज़ कि इमेजिन नहीं कर सकते। इसी पोस्टर पे किसी ने एडिट करके शाहरुख खान का एक पोस्टर डाला हुआ था फिल्म के अंदर, जो ट्विटर पे नत्था जी की जगह पे, जो काफी ज्यादा ट्रेंड हुआ। सच है? ये सच है, किसी ने मतलब किसी ऑनलाइन हुआ था। अच्छा, ऑनलाइन तो मैंने उनको देखा, मैंने उनको देखा, मैं आपको भी दिखाऊंगा इंटरव्यू के बाद। तो जब वो पोस्टर मैंने देखा, मैंने कहा यार क्या लग रहे हैं सर इसके अंदर। सपोज अगर गोरिल्ला लाइव्स शाहरुख खान इन एज नत्था जी के बदले, क्या फिल्म बनती है उस टाइम पे? क्योंकि क्या होता है, फ्रीडम, लिमिटेशंस जो होती है ना मेकर्स की जो लिमिटेशंस होती है फिल्म मेकिंग के लिए, बहुत ही लो बजट में हम लोगों को करना पड़ता है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए, है ना। जब कोई कॉर्पोरेट आपको सपोर्ट करता है या कोई बड़ा प्रोड्यूसर आपको सपोर्ट करता है तो आपके पर निकल आते हैं गोरैया की तरह, फिर वो उड़ती है फिर गोरैया हवा में, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती। और जब हम पॉइंट पे आते हैं फिल्म अच्छी रिलीज, वो उसका रीज़न सिर्फ ये है कि आपके पास बैक सपोर्ट नहीं रहता। बैक सपोर्ट मतलब आपके इंडस्ट्री में या तो फादर कोई प्रोड्यूसर्स होनी चाहिए या तो आपकी सिस्टर एक्ट्रेस होनी चाहिए। मतलब नेपोटिज्म की आप बात कर रहे हैं। नेपोटिज्म भी बोल सकते हैं अगर, लेकिन उस पॉइंट पे जाएंगे तो अलग कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगा हमारा, है ना। लेकिन रिलेशंस बोल सकते हैं, नेपोटिज्म नहीं, रिलेशन बोलना जरूरी सही रहेगा। पार्ट ऑफ नेपोटिज्म ओनली। हाँ, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि सच में बॉलीवुड के दो हिस्से बट चुके हैं कि एक तरफ ये वाली मूवीज़ बन रही हैं और दूसरी तरफ जो मैंने नाम लिया वो बन रही हैं? एक ही हिस्सा है, दूसरी तरफ जो आपने नाम लिया वही बन रही है, सिर्फ वही बन रही है। हाँ, ऐसी फिल्मों के लिए कोई सपोर्ट ही नहीं करता। मतलब आप कह रहे हैं आप जो टॉपिक लेकर आए हैं एक ही हिस्सा है बस सिर्फ, जिसके लिए फिल्में बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती है, उनकी मार्केटिंग होती है। आजकल आपको भी पता है, आप सभी लोग, ऑडियंस हमारी इतनी एजुकेटेड हो गई है, व्यूज़ खरीदे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहता है व्यूज़ खरीदने का। ट्रेलर डला नहीं किसी फिल्म का, उस पर ना 10 मिलियन व्यूज़ आ गए, 70-80 हज़ार रुपये में, 1 लाख रुपये में आपको जितने मिलियन व्यूज़ चाहिए सब मिलते हैं, है ना। तो उससे ऑडियंस के माइंड में आप डाल क्या रहे हो, माइंडसेट उनका क्या बना रहे हो कि अच्छा कंटेंट है, अच्छा सिनेमा है, व्यूज़ खरीद के, ठीक है। फिर रिव्यू कंट्रोल किया जाता है कि फिल्म को अच्छा बोला जाए, अच्छा बोला जाए। अभी रिसेंटली केरला हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आया कि 48 आवर्स तक आप फिल्म रिव्यू नहीं कर सकते कि अच्छी है बेकार है ना। तो वो हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर के लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट निकल के आया वहाँ पे। तो यही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से 30 आवर्स के बदले 30,000 अच्छे फिल्म मेकर सर्वाइवल मैकेनिज्म में जी रहे हैं। ओके, इट्स अ बिग नंबर। हाँ, बहुत ज़्यादा है। बॉम्बे में मैं कम से कम हज़ारों नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर्स में डायरेक्टर्स को जानता हूँ जिनकी फिल्म अच्छी फिल्म बन के बॉक्स में पड़ी हुई है, लेकिन उनको प्रेजेंटर नहीं मिलता, उनको स्टूडियो नहीं मिलता, उनको शाहरुख खान नहीं मिलते, उनको अनुराग कश्यप नहीं मिलते प्रेजेंट करने के लिए। और हमने जैसे 8 डेज में उसको शूट किया है, एक सीन नहीं हो पाता 8 डेज में, तो हमने पूरी फिल्म शूट की है। बिल्कुल, कम से कम इट्स अ बिग अचीवमेंट, ऑफ कोर्स इट्स अ बिग अचीवमेंट। मेरा बस चलता तो मैं 2 दिन में भी कर लेता, बट क्या है ना 600 लोग को ये ज़्यादा हो जाता है। ये ज़्यादा, मैं वन टेक लेने वाला था फिल्म एक्चुअली। मेरा पहला प्लान यही था कि मैं फिल्म वन टेक शूट करूँ, लेकिन उसके लिए हमें वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो टाइम नहीं था हमारे पास इतना रिहर्सल्स का। लेकिन मेरी फर्स्ट प्लान यही थी फिल्म को वन टेक शूट करने की। ये एक्टर्स वगैरह सबको पता था पहले से ये प्लान है आपका? नहीं, तो प्लान भी पता था, किसी को नहीं पता था, इवन किसी को स्क्रिप्ट भी नहीं पता थी। मतलब लास्ट मोमेंट पे सबको स्क्रिप्ट हमने दी थी, किसी ने वर्कशॉप नहीं की, किसी ने रीटेक्स नहीं किया, क्योंकि हम लोगों को लगता भी था कि ये सीन ना और एक बार अच्छा हो सकता है, तो गैबल कैमरा उठाते थे और दूसरे लोकेशन पे शिफ्ट हो जाते थे कि नेक्स्ट हो गया, अभी अगला करेंगे। एक्चुअली एक काफ़ी बड़े एरिया में मैंने सेट बनाया हुआ था फिल्म का, और जिसमें ना बाउंड्री वॉल लगी हुई थी और गेट लगा हुआ था। मैंने सारे लोगों को अंदर भरा, गेट लॉक किया और फिल्म शूट करनी शुरू की। और आपको पता है हमारा जो लोकेशन था, तो 8 दिन आप एक ही लोकेशन पे रहे हो और सब वहीं था, वैनिटीज वगैरह सब कुछ सेट था, सब लोग वहीं पे थे।
सारे काम ओके, हुए ये एमपी में शूट हुई? एमपी में हुआ। और आपको एक किस्सा भोपाल में। बताती हूँ, शूट होने के 2 दिन पहले तक भोपाल में इतनी बारिश हो रही थी, जहाँ पे हमें ग्राउंड मिला था, जहाँ ये पूरा होने वाला था, वहाँ पे इतना इतना पानी भरा था, कीचड़ थी, मतलब आप पैर रखोगे आपका पैर अंदर धंस जाएगा। दलदल और था पूरा। वो दिन याद है मेरे को अच्छे से कि जब मेरा परसों से शूट शुरू होना है, मेरा सेट बन गया है और कीचड़ कीचड़ भरा पड़ा है, तो लिटरली उस टाइम पे मेरी पूरी टीम आ गई थी, ठीक है, बारात घर में पहुंच चुकी थी और बताए खाना बनाने के लिए सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ था। मैं सीरियसली मैं भगवान से सुबह से लेकर शाम तक बस प्रे कर रहा था, बस धूप निकाल दो, लगान में जैसे सीन नहीं होता बारिश आने का, ये एक्चुअल में हो ये गया। मन में हमारे वही वाला गाना चल रहा था। एक हमने वहाँ पे ना राम मंदिर बनाया था। अच्छा, हाँ, मतलब क्या हुआ सीन वहाँ पे कि सेट बना दिया गया है, हमने सेट बनाया हमने, तो वहाँ पे ना एक ज़रूरत थी एक मंदिर की, एक पेड़ के अंदर, पेड़ के आसपास नीचे एक मंदिर हमने बनाना था। पत्थर रख के मंदिर बनाया। उसमें- इट्स अ पार्ट ऑफ फिल्म। हाँ, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं बच्ची के ऐसा लिए। एक सीन था। ओके। तो वहाँ पे मंदिर हमने बनाया और शूट वूट कंप्लीट हो गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं भोपाल गया हूँ, मंदिर बन चुका है। वहाँ से किसी लोगों ने ने वो मंदिर हाँ, बना मंदिर ही बना दिया है। वाह। और वहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन और- शुरू हो गया और है, पता लेकिन है- किसी ने वो मंदिर नहीं और हटाया। सबसे अच्छी बात बताऊँ उस मंदिर की, उसको ना एक मुस्लिम बंदे ने बनाया था। वाह। जो हमारा सेट डिजाइनर ये था। ब्यूटी है इंडिया हाँ, की, ऑफ कोर्स। जी। वो एनर्जीज पे मैं वही बात कर रहा था, वो घुमा के वही बात आती है कि जब सारे लोग एक कंबाइंड एनर्जी के साथ काम करना शुरू करते हैं ना, तो वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती काम है और उसका करती हैं। रिजल्ट भी दिखता है फिर। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो गोरैया का मैं पहले जानना चाहती हूँ, आपकी एज क्या है? 12 years old। आपने गोरैया सही में देखी है? हाँ, देखी है? हमें तो नहीं दिखती, हमारे लिए तो ऐसे नॉस्टैल्जिया हो गया है। मतलब कुछ जैसे विलेजेस और फॉरेस्ट में मैंने बस बहुत, मतलब अब तो वो विलुप्त हो गई हैं। हाँ, पर- विलुप्त। हाँ, क्या हो गई है? विलुप्त। ओ वाह। ओके, तो मतलब मैंने बस एक बार, मतलब हाँ, मैं कहीं गई थी तो मैंने वो देखा। मोस्टली तो मैंने वो, मतलब गौरैया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि एक गौरैया नाम की एक चिड़िया होती है। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया, मतलब मुझे बाद में जब ये मूवी करी ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। तो मैंने मूवी करी, देन उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें ना, जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई ना, जब उन्होंने बताया कि जो चीज़ें हैं ऐसा होगा, मतलब उन्होंने थोड़ी डिटेल दी थी, मतलब इतना प्रॉपर पूरा बताया नहीं था कि वहाँ पे ऐसा होगा। हाँ। पर उन्होंने थोड़ी डिटेल दी थी, तो हमारा कैरेक्टर कैसा है बस उन्होंने ये बता दिया था। तो मैंने कुछ चीज़ें बस गूगल करी थी, एंड फिर उसके बाद हमारा मतलब बेसिक ये चीज़ है कि आप ये मूवी देखने जाइए 29 मार्च को। मुद्दे पर आते हैं हम। मुद्दे पे आते हैं, हाँ, मुद्दे पे आते हैं। आप ये मूवी देखने जाइए 29 मार्च को, एंड आपके कोई भी नज़दीकी सिनेमा में। एंड दूर वाले में भी जा सकते हैं। हाँ, दूर वाले में भी जा सकते हैं। और जो इसको बंक करके लेके जाएंगे जाना वो तो बता दूर देना। जाएंगे ना। आप अपनी पूरी फैमिली को लेके जाइए। और मतलब इसमें बच्चों को बताया गया है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं ना, जो इंटरनेट पे रहते हैं, मतलब जो इंटरनेट पे लिखा आ गया वो ही मान लेते हैं। हाँ। क्योंकि उन्हें वो चीज़ नहीं पता ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं। आप नहीं use करते ट्रैवल नहीं होते internet? हैं। मैं करती बहुत हूँ। ज्यादा। हाँ, तो फिर आप भी मतलब तो मैं use बाकी बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ ये चीज़ें। मैं क्योंकि करूँगा लेकिन बाकी बच्चे स्टोरी रह पे गए। डाल देना, सारे बच्चे वही देख लेंगे। ठीक है। हम सबको सुधारेंगे बस। नहीं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कैसे देखते हो कि जो बच्चे, ऑफ कोर्स अगर स्कूल में आप जाते होगे तो आपसे स्टूडेंट्स ये नहीं पूछते कि आप अलग टाइप का सिनेमा कर रहे हो, जिस टाइप के आजकल बच्चे ऑफ कोर्स कर रहे हैं वो अपने स्टारडम में रहते हैं, और आप एक बिल्कुल डिफरेंट कर रहे हो जो आप बिल्कुल ज़मीनी चीज़ें दिखा रहे हो, तो आपके फ्रेंड्स आपसे कुछ पूछते हैं ऐसा? एक्चुअली तो मैंने जो चीज़ें करी है, तो मुझे मोस्टली मेरी क्लास को ये चीज़ नहीं पता है, क्योंकि मैंने बताई भी नहीं इसलिए क्योंकि फिर वो मुझे अलग टाइप से ट्रीटमेंट आज करते इसके हैं। स्कूल में पोस्टर्स लग चुके हैं, अब पता चल गया है तुम्हारा। हाँ, मतलब अब पता चला है विद्यालय में पढ़ती है भोपाल में लड़की, ओके। हाँ। और इसके अभी पूरे स्कूल में पोस्टर्स लग चुके हैं। वाओ, ये अब तो मेरे प्राउड की मतलब बात है। कुछ फ्रेंड्स को पता था, मतलब मोस्टली बच्चों को नहीं पता था। मेरे कुछ फ्रेंड्स जो क्लोज फ्रेंड्स थे उन्हें मैंने बताया था, बाकी बच्चों ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी ढूंढ ली एंड मेरे यूट्यूब चैनल उस पर जाके उन्हें देख लिया। एंड मतलब ये चीज़ मेरे, मतलब अब मूवी का प्रमोशन करना है, दैट्स व्हाई पोस्टर लगे हैं। यस। तो अब ये इंटरव्यू भी देखेंगे। हाँ। हाँ, अब और फेमस हो अब और जाओगे, ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर उसमें फॉलोअर्स में स्टोरी डालना कि डोंट यूज सोशल मीडिया। अच्छा, फिल्म में एक डायलॉग है जिसने एक्चुअली सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचा है।
कि लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए। ये सुनकर मैं खुद अपना पर्सनली बताऊं तो मैं 2 मिनट के लिए मंत्रमुग्ध हो गई थी इस बात पे सुन के। एक्चुअली। तो ये डायलॉग क्यों? इसमें एक अलग एंगल भी है फिल्म में। एक गरीब के घर में जब लड़की पैदा होती है तो उसको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, एक अलग एंगल भी फिल्म के लिए उस सीन के ऊपर ये डायलॉग था हमारा। और ऐसा होता भी है ना, आप देखो ना, अमीर के घर में जब बेटी पैदा होती है तो बहुत खुश होता है, और हर अमीर लड़कों का ना सपना होता है यार उनकी एक बेटी हो, पहली चॉइस बेटी होती है, लेकिन गरीब की नहीं होती, क्योंकि बेटी जब गरीब के घर बेटी होती है, पैसा, वो खर्चा, वो सोसाइटी, वो शादी, उनका करियर, बहुत ज़्यादा आज कितना भी डेवलपमेंट हो गया हो, लेकिन गरीब के घर में पहली चॉइस बेटा होता है और अमीर के घर में बेटी होती है। और तो वहाँ से डायलॉग है। और ये भी होता है कि जब गरीब के घर में बेटी होती है तो वो जैसे मैंने देखा है, जैसे हमारी मेड है या कुछ है, उनके यहाँ अगर बेटी हुई है किसी भी मजदूर के यहाँ, तो उसी दिन से वो सोचना शुरू कर देता है कि मुझे दहेज देना पड़ेगा, इतना पैसा जोड़ना पड़ेगा। हमारी फिल्म में एक दहेज प्रथा का भी एंगल है। वहाँ से होता है कि यहाँ हमारा धन इकट्ठा करके देना है, लक्ष्मी को देना है, लक्ष्मी आई नहीं है तो वो लक्ष्मी हमारे लिए नहीं है, तो गरीब हमेशा ये सोचता है। ओके, तो ये एंगल मतलब इसके साथ जोड़ना क्यों? मतलब मैं इसके साथ नहीं जोड़ा, नहीं, नॉट इसके साथ, मूवी के साथ। मूवी के साथ जोड़ा क्योंकि एक फिल्म में मैं एक एंगल और है फिल्म के अंदर जो अभी कुछ टाइम के बाद दिखेगा प्रोमोज वगैरह में। ओके, हाँ, तो इसलिए रोका हुआ है। दरअसल हमारी मूवी सिर्फ बोरवेल पर नहीं है, हमने ध्यान इनकी तरफ भी खींचने की कोशिश की है। जैसे हम कहीं से भी निकलते हैं, हमने देखा हमारा देश बहुत विकास कर रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है सब जगह, ऑल ओवर इंडिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन 2 पल के लिए हमने रुककर कभी भी इन मज़दूरों को नहीं देखा कि ये कैसे रहते हैं, इनकी जीवन शैली क्या है, या किन चीज़ों का ये सामना करते हैं, इनका परिवार कैसे रहता है, क्योंकि उनके अपने घर नहीं होते कहीं पर भी, वो शायद वो ये टीन टप्पर वहीं पर लगाते हैं और वहीं रहना शुरू कर देते हैं। तो हमने ये इंसान तो वो भी हैं जिन्हें हमने मशीन समझ रखा है, जो हमारे लिए काम करते हैं, चाहे वो हमारी मेड हो, चाहे हमारे कार साफ़ करने वाले हो, हमारे घर पे खाना बनाने से लेके हमारे घर बनाने तक जितने भी लोग हैं, तो उनकी तरफ भी हमने एक ये एक बात थी, मैंने कहीं पढ़ी थी जहाँ पे लिखा था, किसी ने कही थी एक्चुअली कि जो सबके घर बनाते हैं उनका खुद का घर नहीं उनके होता। हिस्से की अपनी एक ईंट भी नहीं होती। हाँ, उनके हिस्से की खुद की ईंट भी नहीं होती है। ओके, सो अपनी ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे? आप मूवी देखना है 29 मार्च को, एंड आपके कोई भी नज़दीकी सिनेमा में, दूर वाले में भी हाँ, बस देखने ज़रूर जाइए। ये करीब ना 600-700 लोगों की ना एक साथ जुड़ के ना एक मेहनत है जिसको मिलके सब लोगों ने क्रिएट किया है। मैं बेसिक फिल्म का डायरेक्टर हूँ, सारा क्रेडिट लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सारे लोग उसके पीछे जुड़े हुए हैं, और जितना शायद मैं पेड प्रमोशन दे के इस फिल्म का प्रमोट नहीं कर पाता, उतना सारे लोग मिलके कर रहे हैं वो लोग। तो ये फिल्म उनके लिए ज़रूर देखने जाएं, क्योंकि मेरी पहली फिल्म है, तो उनके बाद मेरे लिए भी देखे मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल, सबकी प्रे है, सबने प्रे किया है कि फिंगर्स क्रॉस्ड, है ना, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, सो गाइज डू वॉच गोरैया लाइव ऑन 29th of March। ज़रूर जाइए अपने नज़दीकी थिएटर्स में, दूर वाले थिएटर्स में, पास वाले, गर्लफ्रेंड को लेकर, फैमिली को लेकर, जिसको लेकर जाना है प्लीज़ जाइए, बट डू वॉच दिस फिल्म, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं। और बस जल्दी जाइए, फटाफट से जाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वेट फॉर दी नेक्स्ट वीडियोज़। बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू।